रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है हरिया की, जो कि गांव में पकोड़े बेचा करता था। उसके पकोड़े पूरे किशनगढ़ गांव में सबसे मशहूर थे। हर कोई उसके पकोड़ों को स्वाद लेकर और बड़े चाव से खाता। और हरिया भी बहुत सीधा और भोला था। वो अपने ग्राहकों को हमेशा कुछ पकोड़े फालतू में दे दिया करता। एक दिन हरिया अपने पकोड़े बेचकर घर आता है और घर आकर अपनी अम्मा से कहता है, अरे अम्मा, आज तो गजब ही हुई गवा। रोज हमको बस 400 का गल्ला होता था, और आज देखो पूरे 425 रुपए मिले हैं। 25। हाय, हमरे लल्ला को कोनो नजर ना लगे। आग थू। का माँ, तुम भी पूरा मुंह भिगोए दिए। हम अभी इसको धोकर आते हैं, तब चमकेगा आपका चांद सा बेटा। हरिया मुंह धोने चला जाता है और अम्मा उसके लिए खाना लगा देती है, जिसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दिन बीतते हैं और अब अम्मा को अपने बेटे हरिया की शादी की चिंता होने लगती है। हरिया तो बहुत भोला और सीधा था, तो वो उसके लिए एक समझदार लड़की चाहती थी। दिन गुजरे और उसकी शादी अम्मा ने रूपा नाम की लड़की से करवा दी। अब हरिया 5वीं पास था और रूपा 9वीं फेल। फिर भी वो सबके आगे खुद को 10वीं पास बताया करती थी। एक दिन रूपा हरिया से बोलने लगी, अजी सुनते हैं का, हम ही सोच रहे थे कि तुम तो जानत हो कि तुम्हारी जोरू कितनी समझदार है, तो हम सोच रहे थे कि तुम शहर जाकर काम काहे नहीं करते, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ना बाबा ना, हम शहर जाएंगे तो हमारी माँ का यहाँ कौन ख्याल रखेगा। हम तो सोच रहे कि शहर जाकर अगर इनका धंधा पानी चल गया तो वहाँ हम वो इंग्लिश वाली मैडम की तरह मॉडर्न बनकर फिरेंगी। और इनको देखो, अभी भी माँ के आंचल को पूछ रहे हैं। माँ जी को ही समझाना पड़ेगा। रूपा ये बोलकर अपनी सास के पास तुरंत जाती है और उसके पैर दबाने लगती है। और उसे अपने पैर दबाते देखकर अम्मा कहती है, अरे ये क्या कर रही है मेरी समझदार बहू, इतनी रात को नींद नहीं आई का? अम्मा जी, अब सास के चरण कमलों में ही तो बहू का स्वर्ग होता है, तो थोड़ा स्वर्ग में टहल ले। बस बस, सब समझते हैं हम तुम्हारे माया जाल को। सच सच बता दे, क्या बात है? रूपा ये सुनकर अम्मा के पैर दबाना छोड़कर उसके और पास आकर कहने लगती है, अम्मा जी, हम ही कह रहे थे कि आप अपने पकोड़े वाले बेटे की ये समझाए ना कि अपने समझदार बीवी की बात मान ले और हमारे साथ शहर चले। कल को परिवार बढ़ेगा, इतने पैसे में खर्चा थोड़ी चलता है। ठीक है, तू 10वीं पास है, हम सबसे ज्यादा समझदार है, तो तू कह रही है तो सही ही होगा। मैं सुबह उससे बात करूंगी, अब जाकर सो जा। अम्मा की बात सुनकर रूपा वहाँ से जाकर सो जाती है और अम्मा अपनी बेटी को समझाकर अपनी बहू के साथ शहर भेज देती है। लेकिन शुरू के 3 दिन उनकी कोई आमदनी नहीं होती। ये देखकर ललन कहता है, ये देख रही हो क्या हो रहा है। माँ कह रही, देखो तुम समझदार हो। वहाँ 400 आते थे, यहाँ 100 छोड़ो 4 भी नहीं आ रहे हैं। अरे तुम क्यों चिंता करत हो जी, वहाँ तुम बस आलू के पकोड़े बेचते रहो। तुम आलू गोभी बैंगन सबके पकोड़े बेचो, फिर देखना लाइन लग जाएगी। हरिया को अपनी बीवी की बात अजीब लगती है और वो अपनी माँ को अपने बटन वाले मोबाइल से कॉल लगाकर सब बताता है। तो उसकी माँ कहती है, अरे बिटवा, हमरे पकोड़े वाले बेटे की बीवी बहुत समझदार है। देखना, एक दिन तू भी उठ टाटा बिटिया और अंबानी काका की तरह चमकेगा। बिजनेस मंद है हमारी बहू, मान ले की बात। हरिया अपनी माँ की बात को मानकर अपनी गांव से लाई जमा पूंजी लगाकर तरह तरह की पकोड़े बेचने लगता है। लेकिन गांव से दूर उसका मन नहीं लगता था। वो खुश नहीं था और उसके हाथों में भी अब स्वाद नहीं था। एक दिन फिर वो सब पकोड़े घर लेकर आता है और खुद ही दोनों पति पत्नी पकोड़े खाने लगते हैं। और उन्हें खाते हुए रूपा कहती है, सुनिए जी, यहाँ का तेल बदल गया है या पानी? आपके हाथों में तो जबरन स्वाद हुआ करता था, लेकिन ये तो बकवास लग रहे हैं, एकदम बैड। न पानी बदला न तेल, हम बदल गए। और गांव की बात अलग ही थी, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। हमारा काम हमको करने दो, अपनी समझदारी मत दिखाओ। गांव में पकोड़े वाले बस हम ही थे, लेकिन यहाँ तो बहुत लोग पकोड़े बेचते हैं, तो कोई हमसे पकोड़े क्यों ही खरीदेगा। हम आपसे ज्यादा समझदार हैं, तो आप अपनी चालाकी ना ही दिखाएं। एक तरकीब है हमारे पास। एक काम करिए, आप इन पकोड़न के साथ चाय भी बेचिए। हम चाय बनाएंगे, आप पकोड़े। चाय पकोड़े तो राम सीता की जोड़ी होवत है, दुनिया जुदा ना कर सकत हम दोनों को। ना जाने कहाँ फंस गए, हम तो गांव में ही अच्छे थे।
हरिया मरता क्या ना करता, वो चाय पकोड़े बेचने लगता है, जिससे उसकी कुछ आमदनी तो होती है, लेकिन सारा पैसा दूध, चाय, चीनी और तरह तरह के पकोड़े के सामान लाने में खर्च हो जाता है। एक दिन रूपा फिर से अपने ज्ञान के सागर में हरिया को डुबोते हुए उससे कहती है, अरे जी, हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो रहा है ना। अब हमारी बात मानो, थोड़ा तेल घटिया इस्तेमाल करो और सब्जी बासी, किसी को कोनो पता नहीं चलेगा और हमारी बचत हो जाएगी। तो अम्मा भी याद करेगी हमको कि रूपा के साथ शहर हरिया भेजा था और अंबानी वापस आ गया है। कहीं अंबानी के बदले भिखारी ना बनाए देना। जोरू जी हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा दिमाग कम चलाया कीजिए। हरिया रूपा की बात मानकर ऐसा ही करता है, जिसके अगले दिन उसकी दुकान पर एक आदमी चाय पकोड़े खाने आता है और जैसे ही वो चाय पीता है उसे चाय में दूध कम और पानी ज्यादा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जिसके बाद जब वो पकोड़े खाता है तो फिर उसे अजीब लगता है। अरे भैया, ये कैसन चाय और पकोड़े दिए हो? कुत्ता भी ना पूछे इसको तो। कहा बकवास पकोड़े बनाए हो? इस बकवास पकोड़े के पैसे वैसे तो हम नहीं देने वाले तुमको। आदमी ये बोलकर बिना पैसे दिए चला जाता है और ये देखकर हरिया कहता है, देख रही हो ना रूपा, तुम्हारी वजह से पकौड़ी में स्वाद नहीं है। ग्राहक भी बिना पैसे दिए चला गया। अजी, आपकी गलती है। पकोड़े जैसे हो, अगर उसने खाए हैं तो उससे पैसे लेने चाहिए ना आपको। अगर रोज 10 रुपया के पकोड़े बेचोगे और रोज 10 लोगों ने भी खाए तो 10,000 जमा हो जाएंगे। ये क्या बोल रही है? 10-10 के पकौड़े 10 लोग खाएंगे तो 100 हुए ना, 10,000 कैसे? कोई ना हरिया, हमको भैंस के आगे बीन नहीं बजानी है। अगर ये बोलेगी महाभारत का युद्ध राम ने किया था तो किया होगा। हरिया कोई बहस नहीं करता और रोज पकोड़े और चाय बेचता। उसके हाथ के पकोड़े खाकर कुछ लोग बीमार हो जाते हैं और वो हरिया की खूब जमकर पिटाई करते हैं और उसकी दुकान तोड़ देते हैं। उसके बाद रातों रात हरिया और रूपा को भागकर गांव आना पड़ता है और अम्मा उन दोनों को देखकर कहती है, ईका, तुम दोनों तो बिजनेस करने गए थे और वापस क्यों लौट आए? वो अम्मा, हमको आपकी याद आई गई तो वापसी का टिकट कटवा लिए और क्या ही कारण हो सकत है हमारा यहाँ आने का। बस यही बात है अम्मा जी। काहे झूठ बोलती हो चंट औरत? अम्मा आपको अपना पकौड़े वाला बेटा भोला लगता है और आपने उसकी शादी समझदार बीवी से करवाई दी। लेकिन हम बता दें कि जब कोई धंधा चलता है तो अपने धंधे की तो हर बारीक बात ऊ को ही पता होती है। इसलिए अब कोई हमको हमरे काम का ज्ञान नहीं देगा। हरिया ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके जाने के बाद गांव में कई लोग उसी की तरह पकोड़े बेचने लगे थे, लेकिन वो हार नहीं मानता और फिर से मेहनत करता है। कुछ महीनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वो वापस अपने गांव में पहले वाला मुकाम हासिल करता है। रूपा ये सब देखकर उससे कहती है, अजी, हमको माफ कर दियो, हमसे भूल हो गई। हम खुद को समझदार समझते रहे और तुमको कम अकल, लेकिन तुमको अपना काम चलाना अच्छे से आवत है। अब हम आपकी दुकान और आपके काम में कनो दखल नहीं देंगे। हमको भी माफ कर दे बिटवा। हमको लगा हमरा बेटा तनिक सीधा है, इसीलिए हम भी बहुरिया को बोलते रहे कि वो तुझे राय दे। अब से ऐसा नहीं होगा। अम्मा को समझ आता है कि उसके पकोड़े वाले बेटे की समझदार बीवी समझदार तो है, लेकिन उसका बेटा कम अकल नहीं है और अपना काम जमाना अच्छे से जानता है। जिसके बाद वो और उसकी बीवी कभी भी हरिया के काम में टांग नहीं अड़ाते और खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगते हैं। कुणाल अपनी माँ माला के कहने पर आनंदी से शादी कर तो लेता है, लेकिन वो आनंदी से प्यार नहीं करता था। कुणाल अपने ऑफिस की एक लड़की पाखी को पसंद करता था। पाखी भी कुणाल से बहुत प्यार करती थी। कुणाल शादी के बाद बहुत कोशिश करता है कि अब वो पाखी से बात नहीं करेगा, लेकिन उसका दिल ही नहीं मानता और वो पाखी से एक दिन जाकर दूसरी शादी कर ही लेता है। पाखी को कुणाल से दूसरी शादी करने पर कोई एतराज नहीं था। वो कुणाल से शादी करके बहुत खुश जो थी और कुणाल शादी करने के बाद उसे अपने घर लेकर आता है और अपनी माँ माला और अपनी पहली पत्नी आनंदी को बुलाता है और दोनों को बताता है, मैं पाखी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने पाखी से दूसरी शादी की है। अब से पाखी भी यहीं रहेगी हमारे साथ। तुझे शर्म नहीं आई? घर में एक बीवी तेरा इंतजार कर रही थी और तू उसकी ही सौतन ले आया। अरे तुझे पता था ना ये पहले से शादीशुदा है, फिर भी तूने इससे शादी कर ली।
माँ जी, मैं कुणाल से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है कुणाल की दूसरी बीवी बनने में या दीदी की सौतन बनने में। माँ, आप पाखी को कुछ नहीं बोलोगी। मैंने आपकी बात मानकर आनंदी से शादी की थी, लेकिन मैं पाखी से प्यार करता हूँ। आनंदी, तुम बोलो, तुम्हें कोई परेशानी है हम दोनों के यहाँ रहने से? अगर है तो बता दो, हम दोनों कहीं और रहने चले जाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पाखी के बिना नहीं रह सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, मेरी सौतन ले आए हो, कोई बात नहीं। अब मुझे अपनी आगे की जिंदगी ऐसे ही काटनी है तो आदत तो डालनी पड़ेगी ना, तो अभी से डाल लेती हूँ। लेकिन बहू, तेरा हक बनता है बोलने का। तू ऐसे चुप कैसे रह सकती है? मैं तेरे साथ हूँ, तू अपने हक के लिए बोल तो। नहीं माँ जी, रहने दो। कम से कम कुणाल जी सामने से आकर अपने दिल की बात तो बता रहे हैं ना, वही बहुत है मेरे लिए। और पाखी के साथ ही सही, कम से कम इस घर में तो रहेंगे ना हमारे साथ। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। आनंदी पाखी और कुणाल के रिश्ते को अपना लेती है और पाखी को अपनी सौतन मान लेती है। लेकिन पाखी दिखने में जितनी शांत और शरीफ थी, उतनी थी नहीं। पाखी को काम करने में बड़ा आलस आता था। ऐसे ही एक दिन जब सब खाना खा रहे थे, तभी माला पाखी और आनंदी से कहती है, बहुओं, घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो पाखी तुम सारा घर साफ कर दो और आनंदी तुम खाना बना दो अच्छा सा। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना दूंगी। माँ जी, वो मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। कल शाम से चक्कर भी आ रहे हैं, मुझसे काम नहीं होगा। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? चलो भी डॉक्टर के पास दवाई लेकर आते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने दवाई ले ली थी, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सॉरी माँ जी, मैं काम तो कर देती, लेकिन मुझसे काम होगा नहीं। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, सारा काम आनंदी कर लेगी, है ना आनंदी? हाँ, कर दूंगी, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। पाखी वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती है और घर का सारा काम बेचारी आनंदी को अकेले करना पड़ता है। आनंदी पहले पाखी का काम करती है और फिर उसके बाद जाकर खाना बनाती है। और जैसे ही सारे मेहमान खाना पीना खाकर चले जाते हैं, तभी पाखी बाहर टेबल के पास आती है और एक प्लेट में खाना डाल कर ले जाने लगती है। तभी माला और आनंदी वहाँ आते हैं और माला कहती है, बहू, तेरी तो तबीयत खराब थी ना, तो तू ये तला भुना मत खा, तेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ, तुम वही खाना, ठीक है ना? क्या खिचड़ी? कुछ तो सोच पाखी, तुझे खिचड़ी नहीं खानी है, तुझे यही खाना है जो तेरी प्लेट में है। क्या हुआ? वो मेरा मन सादा खाना खाने का नहीं है, मुझे यही खाना है, यही खा लेती हूँ, तबीयत थोड़ी और ठीक हो जाएगी शायद। अरे वाह, आज पहली बार सुन रही हूँ कि ऐसा खाना खाने से भी किसी की तबीयत ठीक होती है। हाँ, मेरी तो ठीक ही हो जाती है। अच्छा, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना बोलकर पाखी अपने खाने की प्लेट को लेकर चली जाती है और खाने लगती है। ऐसे ही पाखी हमेशा करती, अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर, अपनी बीमारी का बहाना बनाकर काम को टाल देती। कुछ दिनों बाद सुबह के समय कुणाल ऑफिस के लिए जा रहा था। तभी वो पाखी से कहता है, पाखी, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ, मेरा लंच पैक कर दो जल्दी से। मैं लंच तो पैक कर देती, लेकिन कल ही मेरा पैर मुड़ गया था, इसलिए खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है मुझसे। तुम आनंदी दीदी को बोल दो। अरे तुम भी ना अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती हो, जब देखो कुछ ना कुछ हो ही जाता है तुम्हें। मैं क्या जानबूझकर करती हूँ? पाखी यहाँ भी अपनी बातों में कुणाल को उलझाकर लंच आनंदी से बनवा लेती है। और ये सब होता हुआ माला देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और वो ऐसा ही सब चलता रहता है। कुछ दिनों बाद कुणाल ऑफिस से आता है और सबको बुला के कहता है, मेरा प्रमोशन हो गया है, मुझे कंपनी का मैनेजर बना दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, इसके लिए पार्टी तो बनती है। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है बहू। हाँ माँ, पार्टी बनती है, इसीलिए मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों को घर पर इनवाइट किया है। आज शाम को ही पार्टी है। पाखी, आनंदी, तुम दोनों मिलकर सारी तैयारी कर लेना। पार्टी का मतलब था बाहर जाकर खाना पीना होगा, लेकिन इन्होंने तो सारा काम घर ही में बढ़ा लिया। अगर घर में मेहमान आएंगे तो काम कितना सारा हो जाएगा, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा काम। आप फिक्र मत करो, मैं और पाखी है ना, मिलकर सारा काम कर देंगे। कुणाल, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आँखों के सामने काला सा हो गया है, मतलब मुझे कमरे तक छोड़ दो। क्या हो गया? तुम चलो, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। आनंदी, तुम सब संभाल लेना। कुणाल पाखी को कमरे में लेकर जाता है। तभी वहाँ माला आनंदी से कहती है, ये तेरी सौतन की बीमारी ज्यादा ही बढ़ रही है,
काम के समय हमेशा बीमार हो जाती है। हाँ माँ जी, मैं भी देख रही हूँ जब भी पाखी को कोई काम बोलो तो वो बीमार ही पड़ जाती है। हाँ, तो पता लगाएगी या ऐसे ही रहेगी? हाँ माँ जी, अब तो पता लगा रही होगा और मेरी सौतन की बीमारी का परमानेंट इलाज तो हो गई अब। आनंदी को भी पाखी पर शक होने लगता है। आनंदी माला के साथ मिलकर कुणाल को पाखी का ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलती है और उसका ब्लड टेस्ट होने पर जैसे ही रिपोर्ट आती है तो आनंदी रिपोर्ट को बदल देती है। आनंदी पाखी की ब्लड रिपोर्ट लेकर उसके कमरे में जाती है और रिपोर्ट के बारे में बताते हुए कुणाल और माला से कहती है, कुणाल जी, पाखी की ब्लड रिपोर्ट के साथ मैंने और भी टेस्ट करवाए थे। उनकी रिपोर्ट में ये आया है कि उनकी लगातार तबीयत खराब होने की वजह कमजोरी नहीं बल्कि कैंसर है। अब तो वो बस 1 ही महीने की मेहमान है। क्या पाखी का इलाज तो हो सकता है ना? नहीं, इतने समय में कोई चेकअप नहीं करवाया इसलिए अब कैंसर फैल चुका है, कोई चांस नहीं है बचने का। ये कैसे हो सकता है? हो गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपके लिए मैं आपके साथ और समय बिता नहीं पाई, लेकिन आप जब तक हो मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। यहाँ ये मेरी झूठी बीमारी सोचकर मेरा इतना ख्याल रख रही थी, अब तो सच में मैं बीमार हूँ, तब तो और भी ज्यादा रखेगी। मैं भी इन सबको सच बता ही देती हूँ। पाखी अपने कमरे से अपने सारे गहने लेकर आती है और आनंदी को देते हुए कहती है, दीदी, ये मेरे सारे गहने हैं, मेरे जाने के बाद सब आपके ही हैं। मैं पहले बीमार होने की बस एक्टिंग करती थी, तब भी आपने मेरा इतना ख्याल रखा। थैंक यू दी। क्या पहले तुम्हारी कभी तबीयत खराब नहीं हुई? तुम बस दिखावा कर रही थी। हाँ, वो मुझे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैं बीमार होने का बहाना बना देती थी। मुझे माफ कर दीजिए। जब तुम मुझे अपने सारे गहने दे ही रही हो तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो तुम्हारी असली रिपोर्ट। असली रिपोर्ट मतलब क्या है? यही कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो जो तुमने पहली रिपोर्ट दिखाई वो क्या था? मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। मुझे तो सच में लगा कि अब मेरा समय आ गया है। वो तो ऐसे ही था, क्योंकि मेरी सौतन को बीमार होने की ज्यादा ही आदत है, तो मैंने उसकी बीमारी का इलाज ही निकाला है और इलाज का पूरा असर हुआ है। देखो, मेरी सौतन की बीमारी पूरी ठीक हो गई है। क्यों पाखी, अब तुम कभी बीमार होने का नाटक करोगी? नहीं, झूठी बीमारी सुनकर अब तो मेरी असली बीमारी भी भाग जाएगी। आनंदी अपना दिमाग लगाती है और झूठ के बहाने ही सही लेकिन अपनी सौतन की बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देती है और उसके बाद सब साथ साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।